हेलो नमस्कार दोस्तों, आई एम एनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने बात कर ली थी इतिहास के जो स्रोत हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिसके बारे में इतिहास से हमें जानने का मतलब पूरी जानकारी प्राप्त करने का एकदम से ये मान लो अथॉरिटिक जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है, इतिहास के वो कौन से स्रोत थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं इतिहास के बारे में मैंने आपको कैसे कैसे क्या क्या बताया। तो आज ही क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल में क्या हुआ था, कृषि कब स्टार्ट हुई थी, मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन से अनाज का प्रयोग किया था, सारी बातें एकदम से आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने इतिहास के बारे में सबसे पहले आपको ये बताया था कि इतिहास को शेलियस ने प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा था। कौन से 3 भागों में? एक बांटा था प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। इसके अलावा बात करें तो एक बांटा था आधे ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल। इसके अलावा बात करें तो एक अपना है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसके अलावा इनको सब पार्ट में डिवाइड किया था। किस प्रकार डिवाइड किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल की क्लास में आदि ऐतिहासिक जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता आती है, कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद घुसेंगे ऐतिहासिक काल के अंदर, जिसके अंदर आपको पता है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इस समय के लोग ना तो पढ़ना जानते थे और ना लिखना जानते थे। आदि ऐतिहासिक काल के जो लोग थे वो लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते, लेकिन जो इन्होंने लिखा है वो हमने समझ नहीं पाए हैं, इनकी लिपि अब तक समझ में नहीं आ पाई हमें। इसके अलावा ऐतिहासिक काल हुआ है जिसका विवरण हमें लिखित रूप में प्राप्त है और जिसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल की। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसके अलावा मैंने आपको इतिहास को एकदम से बेसिक से, मतलब कुछ भी छूटे नहीं, इस तरह से आपको क्लासें लेते आ रहा हूं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें। तो आज ही क्लास में बात करने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, किस प्रकार डिवाइड किया गया है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। इसकी बात कर लें तो इसको प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर ए लगा लेते हैं पॉइंट हम। सबसे पहले बात करेंगे वो किया गया है पूरा पाषाण काल। अच्छे से समझ में आए इस तरह से कोशिश करूंगा आपको बताने की। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। क्या है? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसके अलावा बात करें तो नंबर 3 पे है वो है नव पाषाण काल। क्या है? नव पाषाण काल। एकदम से आराम से आपको समझाने वाला हूं। यदि ये क्लास आपने देख ली तो मैं कहता हूं आपको बहुत ही अच्छे से इतिहास समझ में आने वाली है। तो 3 प्रकार से डिवाइड किया था। नंबर ए में हमने डिवाइड किया पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आएगा। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब नंबर से सबसे पहले हम जानेंगे पूरा पाषाण काल, इसमें क्या हुआ था, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद बात करेंगे नव पाषाण काल की। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। तो इसकी सर्वप्रथम ये मान लो सर्वप्रथम आपको अच्छे से नोट कर लेना है। सर्वप्रथम 1863 में, कब? 1863 में एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूटफुस नाम के, रॉबर्ट ब्रूटफुस नाम के। इन्होंने पूरा पाषाण कालीन, यहाँ लिख देता हूं या फिर यही लिखूं, पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी औजारों की
खोज की। अच्छे से समझ में आया होगा। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट फ्लूस ने पूर्व पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। इसके अलावा बात करें तो आग का आविष्कार, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ, ये ऑप्शन डाले जाते हैं। तो आग का आविष्कार किसमें हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की। आग का आविष्कार, किसका आविष्कार, आग का। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूं मैं आपको, जीविकोपार्जन मतलब जीवन यापन करने का उनके पास क्या था, तो और इसके साथ तो क्या था, वो है शिकार करना। क्या था, शिकार करना। इसके अलावा एक आप नोट करके लिख लो इधर, इनके मनोरंजन का, ये भी मनोरंजन करते थे। यही नहीं है कि आज हम ही सुनते हैं राणा जी मुझे माफ करना, ये वाला, ये भी कुछ सुनते तो नहीं थे, लेकिन इनका मनोरंजन का साधन क्या था, मनोरंजन का भी साधन शिकार करना ही था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा पाषाण काल आपको अच्छी समझ में आएगा। इसके अंदर ये ही बातें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से नोट करना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं नंबर 2 पे, वो है मध्य पाषाण काल। क्या है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। यहाँ बी नंबर कोड लगाए लिख देता हूं, मध्य पाषाण मतलब एक शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है मध्य पाषाण काल। इसकी बात करें तो सर्वप्रथम, ये वो फैक्ट है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए हैं। सर्वप्रथम 1867 में, कब, 1867 में, सर्वप्रथम 1867 में CL, अच्छे से लिख देता हूं मैं, CL कार्लाइल द्वारा, ये नाम आप बार बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सर्वप्रथम 1867 में CL कार्लाइल द्वारा, सर्वप्रथम 1867 में CL कार्लाइल द्वारा जो यह लघु पाषाणकालीन, लघु पाषाणों उपकरण, लघु पाषाणों उपकरण, छोटे पत्थर के उपकरण, लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई थी। इसके अलावा इसी काल के अंदर जो मानव अस्थि पंजर होते हैं, जैसे हड्डियां हो गई, खोपड़ी हो गई, ऐसे करके जो मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मिले। कब मिले थे वो, सर्वप्रथम मिले, वो मिले थे इसी मध्य पाषाण काल के अंदर। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है कि सर्वप्रथम 1867 में CL कार्लाइल द्वारा लघु पाषाण उपकरण, इसका मतलब है कि छोटे पत्थर के उपकरण। क्या मतलब है इसका, छोटे पत्थर के उपकरण, छोटे पत्थर के उपकरण। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। इसके अलावा जो मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिले थे। चलो आगे बात करते हैं। नंबर 3 पे जो अपना है वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इनको पत्थरों के आधार पर हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं और धातु के आधार पर। सबसे पहले बात थोड़ा आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, लेकिन पढ़ा ज्यादातर यही जाता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, ताम्र, कांस्य और लोह। ताम्र, उसके बाद कांस्य युगीन और उसके बाद लौह युगीन। इस प्रकार भी धातु के आधार पर इसको बांटा जाता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, बाकी एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है। मध्य पाषाण काल मैंने आपको बता दिया है। अब बात करेंगे नंबर 3 पे, नव पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे, नंबर 3 पे बात करेंगे हम नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल की बात करने वाले, नव पाषाण काल की बात करेंगे।
नवपाषाण काल के अंदर इसका प्रारंभ या शुरुआत मान ले। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका प्रारंभ माना जाता है 4000 ईसा पूर्व से। 4000 ईसा पूर्व से, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसी नवपाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार। और आग का आविष्कार कब हुआ था? आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया आग का आविष्कार जो हुआ था सबसे पहले वो हुआ था पूरा पाषाण काल में। और जो नवपाषाण काल है इसके अंदर पहिए का आविष्कार हो गया और जो मानव था उसको आवागमन में सुविधा हुई। इसी के अलावा एक बात करते हैं स्थायी निवास। किसकी बात करते हैं? स्थायी निवास, मतलब मनुष्य घर बना के रहने लग गया। जो मैंने पहली क्लास में आपको कहानी सुनाई थी ना वो वाली, ये स्थायी निवास करने लग गया। इसके अलावा बात करें पालतू जानवर की, जानवर भी पालने लग गया, उनको बेच करके या फिर जैसे जानवरों से उसे दूध मिलता था या फिर यह पालतू जानवर उसने सर्वप्रथम किसको पाला? कुत्ते को। सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था? वो था कुत्ता, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा बात करें तो कृषि का आविष्कार भी इसी में हुआ था। किसके अंदर? इसी नवपाषाण काल के अंदर भी हुआ था कृषि का आविष्कार, ठीक है। ये बातें आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा बात करें, ये तो मैंने आपको बता दी, पहले बताया पूरा पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण मध्य पाषाण काल, पहले बताया पूरा पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, फिर बताया मध्य पाषाण काल, उसके बाद बताया मैंने आपको नवपाषाण काल। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नवपाषाण काल के अंदर मैंने क्या बताया? प्रारंभ हुआ था 4000 ईसा पूर्व है, पहिए का आविष्कार, स्थायी निवास करने लग गया था, पालतू जानवर सर्वप्रथम किसको पाला था? कुत्ते को। इसके अलावा कृषि, और कृषि का जो हमें पता लगा है वो है मेहरगढ़ से, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। ये तो हो गई प्राग ऐतिहासिक काल की बात कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये तो हो गए इनसे संबंधित बातें। इसके अलावा जो 2-4 इंपोर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं काल से संबंधित, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि वो बहुत ही आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहां मैं इंपोर्टेंट नोट लिख रहा हूं कि सर्वप्रथम मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा प्रयुक्त धातु, कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो वो किया था तांबा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो एक डालना थोड़ी, इसके अलावा बात करें तो धातु का प्रयोग तो ये किया था। इसके अलावा सबसे पहले औजार कौन सा बनाया था? सबसे पहले औजार कौन सा बनाया था? सबसे पहले औजार बनाया था कुल्हाड़ी को। इसका प्रमाण कहां से मिला है? या फिर बोले प्राप्ति स्थल, ये कहाँ है? अंतिम को, इस स्थान से प्राप्ति स्थल है कुल्हाड़ी का। ये बात अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा बात करते हैं कि इंपोर्टेंट फैक्ट की ओर, वो है कि इमाम गांव नाम सुना होगा आपने, इमाम गांव। ये बातें हैं जो एग्जाम में सीधी सादी पूछी जाती है। ताम्र पाषाण युगीन, क्या है ये? ताम्र पाषाण युगीन बड़ी बस्ती थी। ताम्र पाषाण युगीन बड़ी बस्ती, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। इसका संबंध कौन सी संस्कृति से आता है? संबंध जारवे संस्कृति से आता है, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। सर्वप्रथम मैंने बताया कि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त धातु कौन सा था? वो था तांबा। सबसे पहले औजार कौन सा बनाया गया था?
कुल्हाड़ी बनाया गया था प्राप्ति स्थल है अंतिम को। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया इमाम गांव ताम्र पाषाण युग में बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध है जारवे संस्कृति से, जारवे संस्कृति से। एकदम से अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा बात करते हैं तो अगला फैक्ट है, एक आपने सुना होगा भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा, भीमबेटका गुफा। तो इसमें क्या कि जो प्राग ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं हम, तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। अभी हम हिस्ट्री में एकदम से मतलब घुस तो गए हैं थोड़े, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता हम ठीक से घुसेंगे, वहां से आपको बहुत ही मजा आने वाला है पढ़ने में। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की जो गुफाएं थी, प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाओं के शैल चित्र मिले हैं, गुफाओं के शैल चित्र, भीमबेटका की गुफा में शैल चित्र मिले। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा एक और कि भारत के अंदर मानव के सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिले हैं, भारत के अंदर सबसे पहले मनुष्य संबंधी प्रमाण, अच्छे से नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में ये बातें पूछी जाती है। भारत में सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित प्रमाण ये कहां से मिले हैं, नर्मदा घाटी से। कहां से मिले हैं, नर्मदा घाटी से, कि भारत में मनुष्य निवास करता था, इस बात के संबंधित जो प्रमाण मिले हैं नर्मदा घाटी से। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा एक दो फैक्ट और हैं, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद खत्म करेंगे आज की क्लास को। और यदि क्लास पसंद आ रही हो तो बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कोई सुझाव हो तो वो भी दें, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। हम भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हैं, तो हाँ गलतियां संभव है, तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक दो फैक्ट और बचे हुए आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया कि जो भारत का जो प्राचीनतम नगर या सबसे प्राचीन नगर था वो कौन सा था, तो बता देता हूँ आपको एक बार ठीक से। एक जो हमने छोड़ तो क्या दिया था आपको बता ही देता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा, उसके बाद बताऊंगा प्राचीन नगर वाली बात में आपको। होमो सेपियंस, किसका नाम सुना होगा, होमो सेपियंस, जिसको हम कहते हैं ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव। इसका जन्म माना जाता है आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व धरती पर कब माना जाता है, ये माना जाता है 30 या 40 वर्ष पूर्व धरती पर। इसके अलावा एक बात और याद है मुझे, आपको बता देता हूँ, वो है कृषि से संबंधित, मतलब कि सर्वप्रथम मानव द्वारा कृषि के लिए वह प्राचीन फसल कौन सी थी। बहुत बार एग्जाम में आए हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताऊं कैसे कंफ्यूज होते हैं। कि सर्वप्रथम कृषि के लिए प्रयुक्त, यहाँ लिख देता हूं मैं, कृषि के लिए प्रयुक्त वह प्राचीन फसल ये कौन सी है, ये है गेहूं और जौ। इस पे ध्यान देना आपको थोड़ा कि कैसे एग्जामिनर हमें घुमाता है, गेहूं और जौ। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि ये तो हो गया सर्वप्रथम कृषि के लिए जो प्रयुक्त की थी हमने प्राचीन फसल, वो वाली हो गई। इसके अलावा बात करें तो वो कई बार ऐसे पूछता है कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था, सर्वप्रथम अनाज समझ रहे होंगे, और मैं समझाता हूं आपको। अनाज कौन सा था, तो वो आता है चावल। इसके प्रमाण प्राप्ति स्थल वो है हल्की होडो। ठीक है, तो अब क्या एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर पूछता है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, तो हम क्या सोचते हैं गेहूं और जौ। ये पक्का एक ऑप्शन में लिखता है, या फिर सिंगल लिखेगा तो इसको लिख देगा या फिर इसको लिख देगा। वो एग्जामिनर पूछता है मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज,
तो हम वो गेहूं भी देता है या फिर ये दोनों एक साथ देगा या फिर इनमें से एक देगा, न कि दो अलग अलग ऑप्शन नहीं दे देगा। तो सर्वप्रथम ये देखते ही हम क्या करते हैं, हम गेहूं पे कर देते हैं ऐसे और फिर एग्जामिन कर देता है ऐसे। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये कृषि के लिए प्रयुक्त है। कई बार ऐसे होता नहीं है क्या, जैसे खेत के अंदर हम कुछ ऐसी फसलें बोते हैं जिनको हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे ये मान लो कि हमने गंवार बो दिया, क्या बो दिया, गंवार। तो हम ये मान लो कि आप हमारा कुछ कोई नया खेत था, उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या बो दिया, गंवार बो दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, गंवार बो दिया। तो पहले तो ये हो गई अपनी, ये बात होगी कि हमने गंवार बो दिया। इसके अलावा बात करें तो मान लो कि गंवार बो दिया, फिर हमें कोई पूछे दूसरी साल हम बोते हैं उसके अंदर गेहूं बो दिए, ये मान लो गेहूं बो दिए कि वो खाने की फसल भी है, गेहूं बो दिए। तीसरे साल हमें कोई इंसान आके पूछेगा कि सर्वप्रथम ये आपके खेत में कौन सी फसल लगाई गई थी, तो आप क्या कहोगे, गंवार। या फिर वो ऐसे पूछ ले कि सर्वप्रथम आपने खेत में वो कौन सी फसल उगाई थी जिससे आप अनाज के रूप में ग्रहण करते हो, तो क्या बोलोगी, गेहूं। बस सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो कृषि के लिए प्रयुक्त और प्राचीन वो है गेहूं और जौ। इसके अलावा बात करें मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज खाने के रूप में, वो है चावल। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा आज का लास्ट पॉइंट वो नोट कर लेना, ये बता दूं मैं, भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है, भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर, किसकी बात कर रहे हैं, प्राचीन नगर की। तो वो पता होगा आपको, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, काफी बार सुना होगा। सिंधी भाषा के अर्थ इसका अंदर, सिंधी भाषा में क्या सिंधी भाषा में बात करें तो इसका अर्थ क्या होगा, सिंधी भाषा में तो वो होगा मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और इसके बारे में बात करने वाले कल विस्तार से, क्योंकि ये आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो आज के क्लास में हमने क्या कर लिया, कंप्लीट प्राग ऐतिहासिक काल कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल। तो मैंने आपको मतलब एकदम जीरो से लेके चल रहा हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि इतिहास के अंदर हमने आज पढ़ा प्राग ऐतिहासिक काल। वो प्राग ऐतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।